ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नदीम है। आई एम कंसल्टेंट एंड्रोलॉजिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट और इस वक्त मैं सर्जीमेड हॉस्पिटल लाहौर में तिब के शोबे में अपनी खिदमात जो है पेश कर रहा हूँ। हमारा आज का टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऑन लाइफ। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इरेक्टाइल डिसफंक्शन है क्या? इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो एक मर्दाना काबिलियत जिसे कहते हैं, मर्दाना उज़्व ख़ास का एक मुनासिब तनाव में आना और एक सख्ती में आना, ताकि वो जो एक नेचुरल फंक्शन है सेक्सुअल एंजॉयमेंट का, सेक्सुअल फंक्शन जो जमा है, मजामियत है, उसको करने के काबिल होना, दिस इज़ व्हाट इरेक्शन इज़। लेकिन अगर ये इरेक्शन या उज़्व तनासुल में सख्ती ना हो या वो इस काबिल ना हो कि वो अपने पार्टनर के साथ एक मुनासिब रिलेशन के काबिल हो, तो हम कहते हैं कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में चला गया है ये बंदा। अब ये इंसानी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, इस पर हम तारीख़ में और किताबों में इसका हवाला सुनते हैं कि अल्लाह ताला ने जब आदम की तख्लीक की तो उनको जन्नत में बसाया। अब जन्नत का तसव्वुर कितना बड़ा है ये आप सोच सकते हैं कि वो कहते हैं कि इंसानी सोच और इंसानी इमेजिनेशन की कोई आखिरी हद भी उसका तसव्वुर नहीं कर सकती उस जन्नत का जो अल्लाह ताला ने आदम के लिए बनाई। लेकिन रवायात में आता है कि वो वहाँ उस जन्नत में उसकी सारी खूबसूरतियों के बावजूद उदास रहते थे। तो फिर अल्लाह ताला ने हवा की तख्लीक की, तो आदमी और औरत का या एक कपल रिलेशनशिप ये कितना ज़रूरी है, इससे इसकी एक इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा भी होता है। और फिर कुरान पाक की आयत भी है कि बेशक अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए और अज़वाज पैदा किए ताकि वो एक दूसरे से सुकून हासिल करें। अब इस सुकून हासिल, बेशक ये एक बड़ा वसीउल मानी टर्म है और इसके बड़े पहलू हैं, लेकिन इसके अंदर एक खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी भी उस सुकून आवर ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा है। मगर ये देखा हमने कि जब एक अज़दवाजी ज़िंदगी में ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता है, या जिसमें कि एक मेल जो है, आदमी जो है, वो इस काबिल नहीं रहता कि वो एक भरपूर और एक सेटिस्फाइंग सेक्सुअल रिलेशन जो है वो कायम कर सके, तो उनकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक खला सा पैदा हो जाता है, एक बड़ी कमी आ जाती है उनके अंदर कि लाइफ का एक उनके लिए एक बेमैनी सी हो जाती है। और ये न सिर्फ आदमी के लिए बल्कि कपल के अंदर दोनों तरफ इसके असरात आते हैं, नेगेटिव असरात आते हैं। एक कह लें कि ये एक मैनलीहुड है, एक आदमी का एक मर्द होने का तसव्वुर वाबस्ता है, जो कि गलत भी नहीं है, कि वो एक प्रॉपर उसका इरेक्टाइल फंक्शन हो, वो एक प्रॉपर अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय कर सके। तो एक जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन आता है लोगों के अंदर, तो उनके अंदर एक डिप्रेशन, मायूसी के असरात और ऐसे ज़िंदगी का एक फीकापन और एक बेमैनी हो जाना लाइफ का, ये चीज़ें उनकी ज़िंदगी में आनी शुरू हो जाती हैं। कह लें कि एक ज़िंदगी का एक जिससे रंग फीके हो जाते हैं सारे। और इसी तरह ख़वातीन के अंदर भी, क्योंकि ये एक अल्लाह ताला की बनाई हुई एक ऐसी चीज़ है कि वो एक इंसान की जिस्मानी, ज़हनी, नफ्सियाती ज़रूरियात को जो है ये रिफ़्लेक्ट करती है। एक बड़ा इसका वसी लाइफ के अंदर इसके असरात हैं। एक सेटिस्फाइंग जो एक मैरिटल रिलेशन है वो बहुत ज़रूरी होता है खुशगवार ज़िंदगी के लिए। तो इसलिए जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन आता है या वो इस काबिल नहीं रहते कि वो एक मुनासिब अज़दवाजी ताल्लुकात कायम कर सकें, तो उनकी ज़िंदगी के सारे पहलू मुतासर होते हैं और उसके अंदर एक डिप्रेशन और मायूसी आती है। अब उसको एक हमारी सोसाइटी के अंदर जनरली इस पर अब लोग बात नहीं करते हैं,
तो वो इसको छुपाते हैं, इसको ज़ाहिर नहीं करते, और अंदर ही अंदर जो है ना उसके नफसियाती नेगेटिव असरात जो हैं वो उनकी ज़िंदगी को खोखला कर देते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो उसको न सिर्फ लोग उस पर आएँ और अपनी झिझक से निकलें और मुनासिब जो इलाज है वो इलाज लें। ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कितना ज़्यादा है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि डिफरेंट सर्वे हुए। अब इन सर्वेज़ के अंदर जो देखा गया तो ये पता चला कि तकरीबन मोर देन 50% जो एडल्ट पॉपुलेशन है उनके अंदर ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पाया जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों होता है? इसके बहुत सारे अपने वजूहात हैं, एक बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। ये अगर यंग लोगों में हम देखें तो उनके अंदर ये नफसियाती वजूहात ज़्यादा हावी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे इंसान की एज आगे बढ़ती है तो दूसरे बहुत सारे असरात जो हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर। मिसाल के तौर पर अगर कॉमन फैक्टर्स की हम बात करें, डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है कि जो जिस्म के किसी हिस्से को नहीं छोड़ती, और जो फंक्शन ऑफ पीनस होता है, जो हमारे अज़ाए मखसूसा का जो काम है उसके अंदर खून की नालियाँ भी शामिल होती हैं, उनका काम, उसके अंदर नर्व्स का काम होता है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव काम है जो इरेक्शन से वाबस्ता है। अब डायबिटीज़ में उसके नेगेटिव असरात आ जाते हैं खून की नालियों के ऊपर और आसाब के ऊपर, जिससे कि वो दोनों अपना फंक्शन छोड़ देते हैं, और इरेक्शन बीइंग अ वेरी सेंसिटिव फंक्शन ऑफ द बॉडी वो बहुत ज़्यादा जल्दी इससे मुतासर हो जाता है। तो शुगर एक बहुत बड़ी वजह है। इस तरह ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ हैं, एंडोक्राइन डिजीज़ हैं, जिसके अंदर हमारे हार्मोन्स जो हैं उस बंदे के, उन हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन जिसके अंदर एक बड़ा हार्मोन है जो कि मेजर है, जो इसे रिस्पॉन्सिबल है हमारे जिनसी अमल के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर ड्रॉप हो जाए, या जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन कम पैदा होता है, या इवन अर्ली लाइफ के अंदर प्यूबर्टी में या प्री प्यूबर्टी में अगर उनके अंदर हार्मोन्स की डिजीज़ हैं कि जिसके अंदर उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है, तो वो अर्ली एज में ना सिर्फ ये है कि उनके जो एक मर्दाना खसूसियात होती हैं वो डेवलप नहीं होती, बल्कि उनके अज़ा जो हैं वो भी डेवलप नहीं होते, छोटे रह जाते हैं, और वो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार होते हैं। इस तरह लेटर लाइफ में भी जैसे जैसे इंसान की उम्र आगे बढ़ती है तो पीरियडिकली उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है। अगर ये एक ख़ास हद से नीचे चला जाए तो फिर वो भी एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह बनती है। फिर स्मोकिंग एक बहुत बड़ी वजह है। स्मोकिंग एक एस्टेब्लिश रीज़न है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए। स्मोकिंग के जहाँ जिस्म के ऊपर और बहुत सारे असरात हैं, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, दिल पर, दिल की शरियानों पर, जिस्म की अमूमी खून की नालियों पर, वो इसको तंग कर देती है। इस तरह हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, वर्जिश ना करना, और हमारे डाइटरी हैबिट्स हैं कि हम मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, कोई वॉक एक्सरसाइज रेगुलरिटी नहीं है लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से कि हमारे ब्लड के अंदर कह लें कि जो चिकनाइयाँ हैं वो उनका लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, खून की नालियों में वो जमना शुरू हो जाती हैं, और जो खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये कहा जाता है, या तहकीक ये कहती है कि अगर एक बंदा जिसकी प्रीवियस सेक्स लाइफ ठीक थी, इरेक्शन ठीक थी उसकी, अब उसके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आना शुरू हो गया है, उसके अज़ाए मखसूसा के अंदर जो तनाव है उसमें कमी आ गई है, या वो बिल्कुल ही उनके अंदर वो तनाव आ ही नहीं रहा, तो ये सबसे अर्ली साइन हो सकता है कि इस बंदे के अंदर जो है वो दिल की बीमारियां स्टार्ट हो गई हैं। ये दिल की बीमारी की एक अर्ली और सबसे इब्तदाई अलामतों में से एक अलामत हो सकती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इसलिए ये कोई मामूली बात नहीं है। इट्स नॉट जस्ट ए मैटर कि जी ये एक सेक्स से रिलेटेड एक मामला है जिसको लोग मामूली समझते हैं कि चलें कुछ ऐसी बात नहीं, बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, मगर ये एक इब्तदाई और अर्ली साइन है कि इस बंदे के अंदर इसकी खून की नालियाँ तंग हो रही हैं, और अगर इसने कुछ स्टेप ना लिए और अपने इलाज की तरफ तवज्जो ना दी और इस मसले का हल ना किया, तो बहुत जल्द जो है ये हार्ट डिजीज़ इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी। अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और अपने ओला डॉक वॉलेट में 200 रुपए का क्रेडिट हासिल करें।
जिस तरह शुगर का मैंने बताया है कि अनकंट्रोल्ड अगर डायबिटीज़ है तो उसके असरात आने शुरू हो जाते हैं। फिर स्मोकिंग, फिर इस तरह रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं, जैसे लोग नशावर दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। फिर बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का बायस बन जाती हैं, जिसमें आप समझ लें कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी शामिल हैं, बीटा ब्लॉकर्स उसमें होते हैं, थायज़ाइड डायूरेटिक्स हैं जो पेशाब आवर दवाइयाँ हैं वो करती हैं, मैदे की कुछ अद्वियात हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये, और SSRIs जो कि हम डिप्रेशन में देते हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ, या साइकेट्री में और बहुत सी दवाइयाँ जो यूज़ होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स में ये चीज़ आ जाती है। ये इसके कह लें कि अब इसका ट्रीटमेंट जो है कि अगर किसी में इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो जाए उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि उसकी एक डिटेल हिस्ट्री पता लगना चाहिए कि ये इरेक्टाइल, इसको जो इरेक्शन का प्रॉब्लम हुआ है जो इस पेशेंट के अंदर, इसके जो पहले प्रीवियसली ठीक था या ठीक नहीं भी था, या उसको स्टार्ट से ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है। बहुत सारे ऐसे यंग पेशेंट्स आते हैं हमारे पास वो आर वेरी हेल्दी, जिस्मानी तौर पर वो ठीक हैं, उनके अंदर कोई इलामात नहीं होती। रिसेंटली मेरे पास एक यंग नौजवान आया तो वो कहने लगा एक महीना हो गया मेरी शादी को और मैं बिल्कुल इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इस सेक्स को परफॉर्म कर सकूं सेटिस्फैक्टरली, बिल्कुल तकरीबन वो किया ही नहीं फॉर 1 मंथ उसकी शादी को, वो ही वाज अनेबल टू डू सेक्स। उसके टेस्ट करवाए, वो टेस्ट भी ठीक थे, डिटेल हिस्ट्री हमने जब ली पता चला कि ये बंदा एक इस हवाले से एक नफ्सियाती टेंशन का शिकार है। उसको मैनेज किया, उसको रिलीव किया, उसको तसल्ली दी कि भाई आप ठीक हैं, तो उसको मैनेज किया तो ही वॉज एबल टू परफॉर्म। साइकोलॉजिकल रीजंस यंग लोगों में वो प्रिडोमिनेंट होती हैं, वो ज़्यादा उनका रोल होता है कि वो एक खौफ कह लें, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी की वजह से वो इसका शिकार हो रहे थे। फिर इस तरह पार्टनर रिलेटेड होता है, वो कहते हैं कि विद एज एक आदमी शायद बोरियत का शिकार हो जाता है और इस वजह से भी उसके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन आनी शुरू हो जाती है, विच इज़ हम उसे अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि इट इज़ पार्टनर रिलेटेड। मतलब ये है कि वो एक ख़ास बंदे के साथ या एक ख़ास पर्सन के साथ, उसकी बीवी है या वो एक यकसानियत का शिकार हो गया है, बोरियत का शिकार हो गया है। ये अपनी जगह से जिसे हम कहते हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम, शायद मेजॉरिटी लोगों की ज़िंदगी में कभी ना कभी ये वाले फेजेस आते हैं। ये अपनी जगह पर इसकी एक इंटायरली एक डिफरेंट मैनेजमेंट है जिसमें साइकोलॉजिस्ट का बड़ा रोल है, साइकोथेरेपी का, हमें काउंसल करना पड़ता है उनके पार्टनर्स को भी कि आप अपनी लाइफ को कैसे रिजोविनेट कर सकते हैं, हाउ टू मेक योर लाइफ कलरफुल, कि अपनी ज़िंदगी की इस बोरियत को और यकसानियत को आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो केस टू केस चीज़ें वेरी करती हैं। हर केस की सबसे पहले जो इसकी इटियोलॉजी है, जो उसकी वजह है जिस वजह से वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, सबसे पहले तो हमें वो एक्सप्लोर करना होता है। फिर उसके मुताबिक हम देखते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है और इसको हमने अकॉर्डिंग टू द कॉज, उसकी वजह के मुताबिक हमें उसको फिर ट्रीट करना होता है। मैं ये कहता हूँ कि आप मेडिकल साइंस में जितनी एडवांसमेंट हुई है गुज़िश्ता 2 दहाइयों से या इससे भी पहले से स्टार्ट हो गई, अब इसका बहुत सारे हमारे पास जो है ना वो इलाज इरेक्टाइल डिसफंक्शन के आ गए हैं। जैसा कि मैंने बताया है वो केस टू केस वेरी करती है चीज़। साइकोथेरेपी से लेकर कि जहाँ हम समझते हैं कि इसकी साइकोलॉजिकल रीज़न है, साइकोथेरेपी से लेकर मेडिकल की अद्वियात हैं गोलियों की शक्ल में, अगर वहाँ रिस्पांस ना हो तो फिर उससे आगे जाके हमें बस इंजेक्शंस की शक्ल में दवाइयाँ आती हैं जो कि अज़ाए मखसूसा में इंजेक्शन लगाकर तो उनका इलाज किया जाता है। हो सकता है ये बात सुनकर एक हैरत भी हो, एक खौफ सा भी आए कि वहाँ पर इंजेक्शन लगाना, मगर वो बिल्कुल ऐसी कोई खौफ वाली बात नहीं होती। बहुत बारीक सिरिंजेस होती हैं, बहुत बारीक नीडल होती हैं कि वो बिल्कुल जिस तरह इंसुलिन की सिरिंज होती है, तो आपने देखा होगा जो लोग इंसुलिन लगाते हैं तो वो खुद लगा रहे होते हैं, अपने हाथों से लगा रहे होते हैं, बिकॉज इट्स नॉट पेनफुल।
इसी तरह अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो मेडिसिन से, गोलियों से या इन चीज़ों से अगर उसका इलाज ना रहा हो तो नेक्स्ट स्टेज में हम फिर इंजेक्शंस पर भी जाते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। पेशेंट को ट्रेन कर दिया जाता है, हम उनको सिखा देते हैं या उसके पार्टनर को कि ये इंजेक्शन है, कैसे लगाना है, किस डोज में लगाना है, तो दैट इज़ आल्सो एन ऑप्शन। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिवाइसेस हैं डिफरेंट। किसी में कोई बंदा है वो किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड कर जाता है, कोई उसको नहीं रिस्पॉन्ड करता तो वो किसी और चीज़ को रिस्पॉन्ड करता है। फिर इस तरह इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई वो ये हुआ कि पिनाइल प्रोस्थेसिस, हम उसे कहते हैं पिनाइल प्रोस्थेसिस, कि अगर मेडिकल मैनेजमेंट कामयाब ना हो रही हो तो वहाँ पर फिर प्रोस्थेसिस लगा देते हैं। प्रोस्थेसिस कह लें कि एक आर्टिफिशियल ऑपरेटस होता है जो कि ऑपरेशन के ज़रिए उसको पीनस के अंदर या अज़ाए मखसूसा के अंदर उसको रख दिया जाता है, जो कि ज़रूरत के तहत उसको इन्फ्लेट कर सकते हैं। इन्फ्लेट मतलब कि उसके अंदर एक पंप सा लगा होता है, पंप के ज़रिए हवा भरेंगे, वो जो ऑपरेटस है उसके अंदर ट्यूब्स होती हैं, वो ट्यूब्स जो हैं वो फूल जाती हैं और जो पीनस है वो अपनी इरेक्शन की हालत में आ जाता है। बहुत से इट इज़ आल्सो वेरी सेटिस्फाइंग। बहुत सारे कपल हैं वो ये इलाज, जब उनको दूसरा इलाज कामयाब नहीं हुआ वो इसके ऊपर है और उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा है इस प्रोस्थेसिस से, दे आर वेरी हैप्पी। तो इस तरह आज की जो हमारे पास साइंटिफिक एडवांसमेंट है उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ये काबिल इलाज प्रॉब्लम है, ये काबिल इलाज प्रॉब्लम है। इसलिए मेरी इसमें एडवाइस ये है कि जो एक खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। खुदारा अगर आप इसमें कोई शिकार हो गए हैं, इसमें मुब्तला हैं, तो अपनी ज़िंदगी के रंगों को फीका ना होने दें। आप मुस्तनद डॉक्टर से अपना चेकअप भी कराएं, अपनी इवैल्यूएशन कराएं, अपना इलाज करवाएं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफ़ा है, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। और अगर किसी वजह से आप इससे महरूम हो गए हैं किसी वजह से, तो आप एक मायूसी के अंदर मत आएँ, अपना इलाज करवाएं और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि एक खुशगवार और कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी ये न सिर्फ़ हमारी ज़हनी सेहत बल्कि हमारी जिस्मानी सेहत और हमारे ज़िंदगी के मामलात की एक अमूमी एक खुशगवारियत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आप सबसे इल्तमास है कि अगर आप इस प्रॉब्लम का शिकार हैं तो जल्द अज जल्द अपना चेकअप भी करवाएं और एक प्रॉपर मुनासिब इलाज ज़रूर लें। बहुत शुक्रिया। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ।